Hello guys, welcome to our channel Rebirth of White Soul. Chapter 345 रुद्रांशी का रोना, प्याली की बुरी हालत। जो उसे ही अपनी ग्रे आंखों से घूर कर देख रही थी। उस लड़की ने एक छोटी सी नी लेंथ की ड्रेस पहना हुआ था। चेहरे पर ढेर सारा मेकअप, वो रुद्रांशी को देखकर हैरान थी। उसने आज से पहले इतनी प्यारी बच्ची को कभी नहीं देखा था। रुद्रांशी सच में किसी छोटी सी एंजल की तरह दिख रही थी। बस उसके पीछे पंख नहीं था, वरना कोई भी उसे परी ही समझता। फिर भी अंदर आई लड़की जो कि प्याली थी, वो गुस्से से भर गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि एक छोटी बच्ची अंदर कैसे आई। अब आगे, ये थी प्याली। ये पहले सेक्रेटेरियल डिपार्टमेंट में थी और उसका काम हर बार अच्छा होता था। इसलिए नमन की जगह कुछ महीने के लिए राघव ने प्याली को अपॉइंट किया था। प्याली की बस इतना काम था कि जो फाइल उसे राघव दे, वो इन सबको करेक्शन करके राघव को दे। प्याली 1.5 सालों से यहाँ काम रही थी और हमेशा से उसकी नज़र सिर्फ मोक्ष पर थी। उसे लगा था एक ना एक दिन वो अपनी खूबसूरती और हॉटनेस से मोक्ष को अपना दीवाना बना देगी। इसलिए तो उसने ऑफिस ज्वाइन किया था और हर बार खुद को अच्छी तरह से मीटिंग में रिप्रेजेंट करती थी, ताकि वो मोक्ष के नज़र में आ जाए। डिपार्टमेंट में सब ने उसे मना किया था कि वो बॉस के आसपास भी ना जाए, क्योंकि उनकी एक गर्लफ्रेंड है। वो सब लोग पुराने स्टाफ थे जिन्होंने ईशानी की वजह से उनके बॉस को दीप्ति को ऑफिस से बाहर निकालते हुए देखा था। प्याली तो बस एक ऑर्डिनरी लड़की थी, जो दीप्ति के साथ कंपेयर करने के भी लायक नहीं थी। जबकि दीप्ति तो रहाणे फैमिली की इकलौती बेटी थी। राजवंश फैमिली के साथ उनका रिश्ता भी अच्छा था, फिर भी उनके बॉस ने उस लड़की को किसी कूड़े की तरह ट्रीट किया था। तो फिर उनके बॉस अपनी खूबसूरत गर्लफ्रेंड को छोड़कर प्याली को भला क्यों ही देखेंगे। पर प्याली को भला इससे क्या फर्क पड़ता, वो तो कुछ भी करके मोक्ष को फंसाना चाहती थी। उसके हिसाब से कभी ना कभी तो उसके बॉस उसे नोटिस करेंगे। फिर वो अपनी मिडिल क्लास लाइफ से आज़ाद हो जाएगी और एशिया की सबसे बड़ी फैमिली की बहू बन जाएगी। उसके सपने हमेशा ऐसे ही रहता था। पिछली बार भी उसने एक बड़ी कंपनी को ज्वाइन किया था, तो वहां की बॉस को भी तो उसने आसानी से अपने प्यार के जाल में फंसा लिया था। पर वो उससे शादी नहीं कर पाई, क्योंकि उसका बॉस पहले से ही शादीशुदा था और उसकी बीवी ने उसे डाइवोर्स देने से मना कर दिया था। वैसे भी प्याली ने उससे कितने पैसे ले लिया था, उसकी कंपनी की फंड को भी वो अपनी महंगी शौक के लिए इस्तेमाल करती थी। और इसी वजह से उसके बॉस की बीवी ने एक बार उसे मारा था। उसके बाद प्याली है मासूम और बेचारी होने का नाटक किया और बंगलौर छोड़कर उस आदमी को ये कहकर चली गई कि वो उसकी शादीशुदा जिंदगी को बर्बाद नहीं करना चाहती है। पर उसने पहले ही उस आदमी बर्बादी के कगार पर ला दिया था। वैसे भी वो उस अधेड़ उम्र के आदमी के साथ मजे के लिए थी। वो उससे शादी नहीं करने वाली थी। वहां से वो सीधा 1.5 साल पहले मुंबई आ गई और बहुत मेहनत से उसे सेक्रेटेरियल डिपार्टमेंट में जॉब मिली। पर धीरे धीरे वो यहाँ भी उसने अपने बॉस को फंसाने की सोचा। और जब उसने मोक्ष को पहली बार देखा तो वो उसे पाने के लिए अपने देखने लगी। अगर ऐसा हैंडसम, पावरफुल और अमीर इंसान उसे मिल जाए तो वो किसी और की तरफ क्यों देखेगी। पर आज तक मोक्ष ने उसे एक नज़र देखा तक नहीं, और ना ही मोक्ष की ऑफिस में वो जा सकती थी। नो डाउट वो भी एक अच्छी और काबिल लड़की थी। इसलिए तो राघव ने उसे नमन की जगह 3 महीने के लिए अपॉइंट किया था। पर उसे अपनी बॉडी और खूबसूरती यूज करना ज्यादा पसंद था। प्याली गुस्से से आगे बढ़ी और रुद्रांशी की तरफ झुककर उसकी छोटे नर्म रुई जैसी गाल को पकड़ लिया और दबाते हुए बोली, तुम छोटी बच्ची कौन हो? और ये केबिन जा क्या हाल बना रखा है तुमने? प्याली भूल गई थी कि ये एक 10 महीने की बच्ची है। वहीं रुद्रांशी जो किसी राजकुमारी की तरह थी, जिसे आज तक किसी ने हाथ भी नहीं लगाया था। उसे गाल में दर्द होने लगा था, वो जोर से रोने लगी, क्योंकि आज तक किसी ने भी उसे ऐसा ट्रीट नहीं किया था। घर में सब अपनी प्रिंसेस को सिर पर बैठा कर रखते थे। रुद्रांशी की नाक आंखें लाल हो गई। उसने दर्द में भी प्याली की बाल को पकड़ लिया। उसे बहुत दर्द हो रहा था तो वो प्याली को भी टकली कर देना चाहती थी, क्योंकि ये उसका फेवरेट काम था। दूसरों की बाल खींचने में उसे सबसे ज्यादा मजा आता था। वहीं रुद्रांशी की बाल खींचने की वजह से प्याली को दर्द होने लगा। वहीं रुद्रांशी की रोने की आवाज सुनकर ईशानी, जिसने रुद्रांश को न्यूड ड्रेस पहना दिया था,
वो जल्दी से रूम की तरफ भागी, उसे लगा उसकी प्रिंसेस कहीं नीचे तो नहीं गिर गई। पर्दे से ही उसने बाहर आकर सामने देखा तो उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। रुद्रांशी रोते हुए मामा, डैडी बोल रही थी क्योंकि वो और कुछ नहीं बोल सकती थी। ईशानी जल्दी से आगे आए और उसने पियाली की दाहिने हाथ को पकड़ लिया। ठीक उसी वक्त मोक्ष भी अंदर आया और उसकी पहली नजर अपनी रोती हुई प्रिंसेस पर गया, जिसकी गाल को किसी लड़की ने दबा रखा था। ये देखकर मोक्ष की आंखें भयानक हो गई। पियाली की बाल अस्त व्यस्त हो गया था, इसलिए उसकी चेहरा मोक्ष को ठीक से नजर नहीं आया था। ईशानी ने पियाली की हाथ को एक झटके में मोड़ दिया, तो पियाली की हाथ की हड्डियां टूट गई। वो दर्द से चिल्लाने लगी। जैसे ही रुद्रांशी ने अपनी मोम को देखा, उसने पियाली को छोड़ दिया और अपनी मोम की गोद में चली गई और रोने लगी। रुद्रांश की आंखें भी गुस्से से लाल होने लगी थी, बिल्कुल आपने डैड की तरह। मोक्ष जल्दी से अपनी प्रिंसेस के पास आया। तीनों ने रुद्रांशी की गाल को देखा, जिस पर पियाली की उंगलियों की लाल निशान बन गई थी। उसकी दूध से ज्यादा गोरे मुलायम गाल पर नाखून लगकर रुद्रांशी की गाल पर खरोच भी आ गई थी। ये देखकर तीनों का ऑरा भयानक हो गया था। वहां का टेम्परेचर गिरने लगा था। पियाली जो अपनी हाथ को संभाल कर नीचे बैठी थी, उसे लगा मोक्ष उसके पास आएगा, पर मोक्ष को उस बच्ची और लड़की की तरफ जाते देख और इतने गुस्से में देख कर तो पियाली का गला ही सूख गया। वहीं अंदर से शोर सुनकर राघव भी अंदर आ गया था और रुद्रांशी को इतनी जोर से रोते देख वो भी परेशान हो गया। रुद्रांशी रोते हुए अपनी मोम और डैडी को अपनी गाल दिखा रही थी और पियाली की तरफ इशारा कर रही थी। रुद्रांशी मोक्ष के गोद में चली गई तो ईशानी ने रुद्रांश को भी मोक्ष के गोद में दे दिया और पियाली की तरफ बढ़ गई। वो इस वक्त इतने गुस्से में थी कि उसकी गुस्से को देखकर राघव भी एक पल के लिए डर गया। तुम मेरे पास क्यों आ रही हो? देखो ये सब इस बच्ची की गलती है, पियाली रुकते हुए बोल रही थी, क्योंकि मोक्ष के गोद में दोनों बच्चों को देखकर उसे एहसास हो गया था कि शायद उसने किसी गलत इंसान को भड़काया है जो मोक्ष के करीब है। तभी ईशानी ने उसकी हाथ पर पैर रख दिया तो पियाली दर्द के मारे चिल्ला पड़ी। एक तो उसका हाथ टूट गया था, ऊपर से ये दर्द बस भयानक था। ईशानी ने पियाली की बाल को कसकर पकड़ लिया और उसे थापड़ मारते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को चोट पहुंचाने की? उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। वो बस 2-3 मिनट के लिए वॉशरूम क्या गई, कोई आकर उसकी बच्ची के साथ इतना सब कर दिया। ईशानी बार बार पियाली की गाल पर थापड़ मार रही थी, जिस वजह से पियाली को तो अब दिन में ही तारे दिखने लगे थे। स्यूज का पूरा कान सुन पड़ चुका था, उसकी गाल लाल हो गई थी। पर ईशानी का गुस्सा कम नहीं हुआ था, इसलिए उसने उसकी सिर को टेबल पर दे मारा, जिस वजह से उसकी सिर से खून आने लगा। ये देखकर पियाली और भी डर गई। ईशानी ने उसे नीचे फेंक दिया और उसकी हाथ को अपनी पैरों से मसलते हुए बोली, इसी हाथ से तुमने मेरी प्रिंसेस को छुआ था ना? पियाली की हाथ से ईशानी की हिल की नोक लगकर खून आने लगा था। पियाली ने कभी नहीं सोचा था कि उसने साथ ऐसा भी कुछ हो सकता है। उसने अपनी आंसू और दर्द भरी आंखों से मोक्ष और राघव की तरफ देखकर बोली, सर प्लीज हेल्प मी। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। इस बच्ची ने पूरे केबिन को गंदा कर दिया था। इसी वजह से मुझे गुस्सा आ गया। मुझे लगा ये सब इम्पोर्टेंट फाइल है जिसे इस बच्ची ने बर्बाद कर दिया है, इसलिए मुझसे गलती हो गई। मुझे एक बच्ची के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। पर मोक्ष की आंखें अभी भी लाल थी। वो किसी भी इंसान को नहीं छोड़ेगा जो उसकी प्रिंसेस को चोट पहुंचाएंगे। मोक्ष उसे गुस्से से देखते हुए कोल्ड और भयानक आवाज में बोला, हु आर यू? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे केबिन में आकर मेरी ही बेटी मेरी प्रिंसेस को हर्ट करने की? मेरी प्रिंसेस इस केबिन में कुछ भी करे, इसे बर्बाद कर दे, इस बारे में तुम सोचने वाली कौन हो? मेरी प्रिंसेस को हर्ट करने के बाद भी तुम जिंदा रहो, ये मुझे बर्दाश्त नहीं। मोक्ष की बातें सुनकर पियाली की रूह कांप गई। ईशानी की मार से ज्यादा उसे मोक्ष की बातों से डर लग रहा था। उसने सोचा नहीं था कि उसके बॉस इतने भयानक होंगे। उसने तो सोचा था मोक्ष की नज़र भी उस पर पड़ गई है और वो उसकी खूबसूरती के तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, इसलिए उसने उसे इतनी बड़ी पोस्ट दिया। उसके बाद ही वो और भी हवा में उड़ने लगी। उसे भरोसा हो गया था कि मोक्ष को वो अपनी जाल में फंसा लेगी, पर उसने उम्मीद नहीं की थी उसके बॉस शादीशुदा है और उनके बच्चे भी है, और उसने उनकी बेटी को अभी चोट पहुंचाई। अब उसे कौन बचा सकता है?
उसने सुना था मोक्ष राजवंश बहुत ज्यादा क्रूएल है, जो बिना सोचे समझे लोगों को मार डालता है। औरतों और लोगों की बॉडी भी नहीं मिलती, फिर भी उसने ऐसा क्यों किया? उसे उम्मीद नहीं थी कि मोक्ष को उसके बारे में कुछ भी नहीं पता, ना ही उसे कोई मतलब नहीं है कि राघव ने किसे रखा है। वहीं राघव भी गुस्से से कांप रहा था। अगर उसे पता होता कि ये लड़की ऐसा कुछ करेगी तो वो इसे नहीं रखता नमन की जगह। तुम यहाँ क्या कर रही थी और किसके कहने पर तुम केबिन के अंदर आई? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई प्रिंसेस को चोट पहुंचाने की? राघव गुस्से से बोला। पियाली की सिर से खून बह रहा था, इसलिए मोक्ष ने अपने दोनों बच्चों को अपने चेस्ट में छुपा लिया था। वो नहीं चाहता था उसके बच्चे अभी से खून खराबा देखे। पर रुद्रांश बार बार मोक्ष की हाथ हटाकर पियाली को नफरत से घूर रहा था, जैसे अभी उसकी जान ले लेना चाहता हो। भला इस लड़की की हिम्मत कैसे हुई उसकी बहन को दर्द देने की? पियाली रोते हुए बोली, मुझे माफ कर दीजिए बॉस, मुझे नहीं पता था कि ये आपकी बेटी है। मैं तो यहाँ राघव सर को ढूंढने आई थी, पर केबिन की हालत देखकर मैंने गुस्से में ये सब कर दिया। प्लीज अगर आप मुझे जाने देंगे तो मैं आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, पियाली मोक्ष को देखकर बोली। उसकी बातें सब समझ रहे थे कि पियाली मोक्ष के साथ रात बिताकर भी बचने के लिए तैयार है। अब तो मोक्ष और राघव को उस लड़की से और भी घिन आ रही थी। राघव को खुद पर ही गुस्सा आने लगा था कि उसने ऐसे किसी घटिया लड़की को कैसे काम पर रख लिया। वहीं उसकी बातें सुनकर ईशानी का गुस्सा और भी बढ़ गया। ये लड़की उसके हब्बी के साथ रात बिताना चाहती है। ईशानी फिर से उसे थापड़ मारने लगी और लास्ट के उसने उसकी पेट पर एक तेज किक मारा, जिस वजह से पियाली को चिल्लाने की आवाज भी बंद हो गई। वो अपनी पेट को पकड़कर बैठ गई, उसे इतना दर्द हो रहा था जैसे उसकी ऑर्गन ही टूट जाएगा। राघव ने गार्ड को कॉल कर दिया था, गार्ड्स अंदर आ गए। तो मोक्ष गुस्से में सर्द आवाज में बोला, ये लड़की आसानी से मरनी नहीं चाहिए। मेक श्योर करना इसकी ये हाथ ना रहे, पहले इसे काटना और उसकी नाखून भी उखाड़ देना, जिस नाखून से उसने मेरी प्रिंसेस की फेस को खरोंचा है। वहीं मोक्ष की बात सुनकर जैसे पियाली के अंदर ताकत आ गई थी। वो चिल्लाकर बोली, नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं आपको अच्छे से हर रात सेटिस्फाई कर सकती हूँ, आपकी बीबी से भी ज्यादा मैं आपको प्लेजर दे सकती हूँ। मुझे नहीं मरना। वहीं अब ईशानी की सब्र टूट गया, उसने फिर से एक किक पियाली को मारा, जिस वजह से उसकी मुंह से खून निकल आया। राघव उस घटिया लड़की को देख रही थी जो बेशर्मी से खुद के बारे में घटिया बातें कह रही थी।